रहती हैं, उसी तरीके से यूरोप के अंदर इटली जो शहर है, वहाँ इधर अटलांटिक ओशन की तरफ से मेडिटेरियन सी और की ओर से जो हवा आती है, उसको जो है वेस्ट विंड कहा जा रहा है, जो कि 2 सीज़न के अंदर चलती हैं, एक तो स्प्रिंग के अंदर और एक ऑटम के अंदर, ऐसा माना। अब आपका जो पीवी शैली है, उसने कुछ ऐसा किया कि इन दोनों को उसने मिक्स अप कर दिया। जैसा कि जॉन किट्स ने किया कि पेटार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट को राइम स्कीम जो दोनों से लेकर दोनों को मिक्सअप किया, उसी तरीके से आपकी ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसके अंदर आपको पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, दोनों का जो है, दोनों जो ट्रेडिशन है ओड के, उनका मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। यस, अब अपनी पोएम शुरू कर रहे हैं, ओड टू द वेस्ट विंड, पीवी शैली, अपनी सिलेबस की ये लास्ट पोएम है। किस तरह से इस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वही जो हमारा तरीका रहता है कि शॉर्ट इंट्रो करेंगे पीवी शैली का, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण जो वर्क्स हैं वो देखेंगे, और फिर पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कब लिखी गई है, कब ये छपी है। उसके बाद आपकी पोएम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जॉनर किस तरह का है भाई इस पोएम का, है ना, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे। उसके बाद आपकी जो थोड़ा-सा मैं आपको ये बताऊँगा, क्योंकि ये इटली के अंदर ये आपकी पोएम लिखी गई है, ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में ओड है, उसको प्रीच किया गया है ये, ठीक है, एक लिरिकल पोएम है, तो थोड़ा-सा आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या मामला चल रहा है, कौन-सी वेस्ट विंड है, ठीक है? और उसके बाद इस पोएम का जो टेक्स्ट है, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह से इस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस के अंदर वेस्टलैंड के बाद के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण कुछ और है जहाँ पर ये लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा चैलेंज है इस पोएम को समझने के अंदर, वो ये पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। लेकिन आप जो है चिंता ना करें, जिस तरह से वेस्टलैंड को आसान किया गया है, उसी तरीके से इस पोएम को भी हम आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है? शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। यस, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये तस्वीर है पीवी शैली की, पस्सी बीस शैली, ये इनका पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा? पस्सी बीस शैली। फेमसली हम इनको पीवी शैली कह देते हैं। ठीक है भाई, पूरा नाम क्या है? पस्सी बीस शैली। जन्म कब होता है इनका? 1792 के अंदर। देहांत कब हुआ है? 1822 के अंदर। जॉन किट्स की तरह ही इनका लाइफ स्पेन भी आपको कम ही नजर आ रहा है, ठीक है, लगभग लगभग 30 साल का जीवन इनका रहा। अब इनका जीवन हम देख रहे हैं, पिछली पोएम के अंदर जॉन किट्स का लाइफ स्पेन हमने देखा था। अब मुझे आप जॉन किट्स का लाइफ स्पेन बताइए। दोनों जो है सेकेंड जनरेशन के महत्वपूर्ण रोमांटिक पोइट जो है ये रहे हैं। जॉन किट्स का लाइफ स्पेन आप मुझे बताइए क्या है। आप थोड़ा सा यहाँ दोनों को साथ करके ध्यान रख सकते हैं कि उनका जो जन्म है वो 1795 के अंदर हुआ है, और जो देहांत है वो इनसे 1 साल पहले हुआ, ठीक है। इस तरह से उनका जो लाइफ स्पेन आपको नजर आएगा वो था 25 साल, लगभग लगभग, ठीक है। इनकी जॉन किट्स का जो डेथ का कारण था वो टीबी था, और पीबी शैली का जो डेथ का कारण रहा वो रहा था डूबने के कारण, पानी में डूब के इनकी जो है डेथ हुई। इंग्लैंड से इटली जा रहे थे, नाव डूब गई, उस कारण पानी में डूबने के कारण इनकी जो है अर्ली डेथ हो गई, ठीक है। वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश रोमांटिक पोइट, दोनों के दोनों, आपके जो जॉन किट्स हैं और जो अब हम पढ़ रहे हैं पीबी शैली, ये सेकेंड जनरेशन के महत्वपूर्ण दो रोमांटिक पोइट रहे हैं। फेमस फॉर इज लिरिकल पोइट्री। इनके बारे में, पीबी शैली के बारे में एक ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अपने समकालीन पोइट्स के अंदर जब लिरिसिज्म की बात आती है, पोएम्स के अंदर लिरिसिज्म की जब बात आती है, तभी हाईएस्ट लेवल पर बैठे हैं। इनको मोस्ट लिरिकल पोइट कहा जाता है। ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनकी पोएम्स के अंदर आपको हाईएस्ट लेवल की जो लिरिसिज्म है वो देखने को मिलेगी। एंड आइडियलिस्टिक रेडिकल पॉलिटिकल थॉट। रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब तो वैसे तो कट्टरपंथी होता है, लेकिन यहाँ आपको समझना है कि उग्र राजनीतिक विचारों वाला ये पॉइंट रहा है, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्रांतिकारी विचारों को लिए हुए ये पोइट आपका नजर आता है, ठीक है। इंग्लैंड में इनके समय में जिस तरह की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो मान्यताएं स्थापित थी, जो कंजर्वेटिव विचार जो स्थापित थे, उनके बारे में इन्होंने जो है खुलकर मुखर रूप से लिखा है, बोला है। जब ये कॉलेज के अंदर थे तब इन्होंने एक लेख लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ
एथिज्म, नास्तिकता की आवश्यकता, यानी कि धर्म के बारे में इन्होंने खुलकर लिखा और उसका परिणाम ये हुआ कि इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। इन्होंने जो है इनके समय के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो स्लेवरी, दास प्रथा जो व्याप्त थी उसके बारे में इन्होंने खुलकर लिखा। इनके समय के अंदर इंग्लैंड आयरलैंड एक ही हुआ करता था, तो आयरलैंड की फ्रीडम के बारे में इन्होंने जो है मुख्य रूप से लिखा। इंग्लैंड के होकर भी आयरलैंड की फ्रीडम की जो है ये बात करते थे। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो आपका पॉइंट है उसका किस तरह का व्यक्तित्व है। ठीक है, हाईली पॉलिटिकली एक्टिव ये पॉइंट आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको व्यक्तित्व समझना है, इसी तरह की भावना कमोबेश आपको इनकी पोएम जो हम पढ़ने वाले हैं और टू द वेस्ट विंड उसके अंदर नजर आएगी। जब पोएम के जो फोर्थ फिफ्थ सेक्शन के अंदर कैंटो के अंदर हम पहुंचेंगे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वेस्ट विंड से जो है रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, जो वेस्ट की तरफ से हवा बह रही है उससे रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे कि जो स्थापित सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो कंजर्वेटिव जो विचार जो अभी हैं सोसाइटी के अंदर, कि नेचुरल पावर जो वेस्ट विंड है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम बहो, तुम आओ और इनको लेकर जाओ, जिससे जो है नया यहाँ पर ढर्रा स्थापित हो। ठीक है, इस तरह से इनके बारे में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ और ध्यान रहे ना रहे, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम ये है और इनका जो जन्म है वो 1792 में हुआ है, जो डेथ है वो 1822 के अंदर हो गई। रोमांटिक महत्वपूर्ण सेकेंड जनरेशन के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोइट ये रहे हैं। इनकी पोइम के अंदर आपको हाईएस्ट लेवल की जो लिरिसिज्म है वो नजर आएगी और अपने उग्र राजनीतिक विचारों के लिए जो है ये फेमस रहे हैं। ठीक है, छोटा सा लाइफ स्पेन है, 30 साल का जीवन इनका रहा। पानी में डूबने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई। ये छोटा सा पीबी शैली का इंट्रो हमने किया। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स हैं वो देख रहे हैं। यस, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स। इनका बेहतर जो शुरुआती कामों के अंदर से जो महत्वपूर्ण वर्क है वो है जेस्ट्रोजी, एक गोथिक नॉवल है। आपको लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर गोथिक नॉवेल्स पढ़ने हैं। ठीक है, क्या होता है गोथिक नॉवेल्स, ठीक है, वो आपको वहां पर पढ़ना है। उस लिहाज से आप गोथिक नॉवल का जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जेस्ट्रोजी, जो कि लिखा है पीबी शैली ने। इसलिए जो है मुझे लगा कि यहाँ पर आपको बताना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी पढ़ना है। वहां पर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा गोथिक नॉवल नहीं है। तो जेस्ट्रोजी एक गोथिक नॉवल है, शुरुआती कामों के अंदर से पीबी शैली के। ठीक है, वॉज द अर्लीस्ट वर्क ऑफ शैली। यस, इनकी कुछ महत्वपूर्ण बेस्ट पोएम्स है। ओजिमेंडियस, जो कि एक जो है फेमस सोनेट है ये। और टू द वेस्ट विंड जो हम पढ़ रहे हैं, टू स्काईलार्क द मास्क ऑफ एनार्की, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स हैं, बेस्ट पोएम्स हैं इनकी। एडोनाइस एंड प्रोमेथियस अनबाउंड, ठीक है, ये एक इनकी। और एडोनाइस जो है एक महत्वपूर्ण पेस्टोरल एलोजी है, जो कि जॉन किट्स, जो इनके समकालीन पोइट है, उनका देहांत, जॉन किट्स आपने देखा कि इनके इनसे एक साल पहले जो है उनका देहांत हो गया था, तो उनकी डेथ के ऊपर इन्होंने जो है ये पेस्टोरल एलोजी उनको डेडिकेट करते हुए लिखी थी, एडोनाइस। ये आपके एग्जाम के अंदर 2022 वाले जो स्कूल एजुकेशन वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा भी गया। और उसके आगे क्या लिखा हुआ, प्रोमेथियस अनबाउंड, जो कि आपकी पोइम जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो आपकी एक पोइम है ओ टू द वेस्ट विंड, ये इस लिरिकल ड्रामा की जो है हिस्सा थी। एक लिरिकल ड्रामा है ये प्रोमेथियस। जो अनबाउंड है ये क्लोजेट ड्रामा का भी एग्जाम्पल है। क्या होता है क्लोजेट ड्रामा भाई? इनके कुछ ये महत्वपूर्ण वर्क्स हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि आपके एग्जाम के अंदर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आप पोएम से पूछे जाते हैं, लेकिन पीबी शैली जो है महत्वपूर्ण पोइट है। इनका कुछ वर्क जो है वो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जैसे जेस्ट्रोजी है, गोथिक नॉवेल्स आपको वहाँ पे पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अंदर, लिटरेरी फॉर्म्स के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। एडोनिस जो है एक पेस्ट एलर्जी आपको पढ़नी है, ये एलर्जी का एग्जाम्पल है एडोनिस। ठीक है, जो ओजिमेंडिस जो है, ओजिमेंडिस जो है सोनेट का एग्जाम्पल है, तो आपको सोनेट भी पढ़ना है। इस कारण मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। यस, प्रोमेथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है। ये आपकी जो पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रोमेथियस अनबाउंड के अंदर ही छपी थी। आगे हम पढ़ने वाले हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है और एक क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है। ड्रामा शायद आपको नहीं पढ़ना है, ड्रामा सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड के अंदर शायद पढ़ना होता है। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, जब बात आई गई है तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। क्लोजेट ड्रामा वो होता है जो स्टेज पे जिसकी परफॉर्मेंस नहीं की जाती है, उसको क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। लिरिकल ड्रामा है ये। ठीक है, आर वाइडली कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस, ये इनके जो है एडोनाइस और ये प्रोमेथियस अनबाउंड, इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क है। एडोनाइस इज ए
पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, ये एक जो है एडोनाइस पेस्टोरल एलिजी है जो कि जॉन किट्स के ध्यान पर इन्होंने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये एलिजी का एग्जाम्पल है, 2022 के एग्जाम के अंदर पूछा भी गया, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है वो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जस्ट्रोजी देखा जो कि गोथिक नॉवल था इनका, फिर इनकी कुछ महत्वपूर्ण पोएम्स हमने पढ़ी, एडोनाइस और प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड के अंदर ये आपकी पोएम छपी है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। एडोनाइस जो है एक एलिजी है जो कि जॉन किट्स के ध्यान के ऊपर उनको डेडिकेट करते हुए लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। यस, इनके महत्वपूर्ण वर्क्स के बाद अब हम हमारी पोएम पे आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। अब यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हैं कि ये पोएम कब लिखी गई है और कब छपी है। ओड टू द वेस्ट विंड इज एन ओड, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ओड है। ठीक है, वेस्ट विंड को डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखी गई है। अब पिछली क्लास के अंदर हमने ओड ही पढ़ी है, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, ओड की डेफिनेशन भी पढ़ी है, फिर हम पोएम को भी जो डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप ओड से क्या समझे हैं, आप ओड की किस तरह से डेफिनेशन आप देंगे, तो आप बताएं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या होती है ओड? ओड एक लिरिकल ड्रामा होता, सॉरी, ओड जो है एक लिरिकल पोएम होती है जो कि समथिंग समबडी को डेडिकेट करते हुए, उसकी प्रशंसा के अंदर, उसकी तारीफ के अंदर, उसकी प्रेज करते हुए ये पोएम जो है लिखी जाती है, जिसके अंदर आपको एलोबरेटेड स्टेंजा जो है देखने को मिलते हैं। एलोबरेटेड स्टेंजा क्या होता है? बड़े बड़े स्टेंजा आपको जो है पढ़ने को मिलते हैं। आप चाहे ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न देख लें या ओड टू द वेस्ट विंड का स्ट्रक्चर पोएम, आप अगर टेक्स्ट आपके सामने तो आप देख रहे होंगे कि विस्तार पूर्वक जो वर्णन इस लिरिकल पोएम के अंदर किया जाता है, जिसको ओड कहते हैं। ठीक है, रिटन बाय पीबी शैली इन 1819, 1819 के अंदर ये जो है पोएम लिखी गई है, नियर फ्लोरेंस, इटली। इटली के अंदर ये पोएम लिखी गई है, इटली के शहर के अंदर। फ्लोरेंस के आसपास कुछ जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां पर जो रहकर पीबी शैली ने ये आपकी पोएम ओड टू द वेस्ट विंड लिखी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पब्लिश्ड इन 1820, 1819 के अंदर ये लिखी गई और 1820 के अंदर जो है ये आपकी पोएम छपी है। इटली के अंदर लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अच्छा पेपर बना, उस एग्जामिनर ने अगर आपका पेपर बनाया जिसका संबंध आपके सिलेबस से रहा है, तो आपसे वो पोएम से अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। एज ए पार्ट ऑफ द कलेक्शन प्रोमेथियस अनबाउंड, ये इनका लिरिकल ड्रामा आया था 1820 के अंदर, उसके अंदर ही आपकी पोएम छपी। आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी, जो आपकी पिछली पोएम थी जॉन कीट्स की, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, वो भी 1819 के अंदर ही लिखी गई थी और वो भी जो है 1820 के अंदर ही छपी। तो दोनों ओड जो आपके सिलेबस के अंदर है, वहां आप ये कॉमन जो फैक्ट है वो ध्यान रख सकते हैं। दोनों जो ओड है वो 1819 के अंदर ही लिखी गई है और 1820 के अंदर छपी है। यस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Some believe that the poem was written in response to the loss of his son William in 1819। 1819 के अंदर, 1819 के अंदर इनके बेटे का जो है देहांत हो गया था, इनके बेटे की जो डेथ हो गई थी, विलियम उसका नाम था, उसके रिस्पॉन्स के अंदर इन्होंने पोएम लिखी, ऐसा माना जाता है। देखिए, मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ तक कि जो अभी हाल ही के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम हुई है उसका क्वेश्चन भी आपको पोएम्स के जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको नजर आएगा। मैंने जो इस कारण मेरा ठीक से अध्ययन हो गया कि भाई अभी तक आपका पेपर पैटर्न किस तरह से रहा है, पोएम से जो एग्जामिनर ने, आरपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि अगर आप अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो 10 क्वेश्चन अगर किसी पोएम से पूछे गए हैं तो 9 जो है वो टेक्स्ट आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। एक आध जो क्वेश्चन आपको नजर आएगा जिसको देखकर ये लगता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, उसका जो आधार है वो है पोइट्री फाउंडेशन। क्या है पोइट्री फाउंडेशन? साइट है, आप गूगल पर जो है चेक कीजिएगा जब भी आपको समय मिले। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मैं क्लास के अंदर करता हूँ, जो भी कंटेंट आपके सामने मैं रखता हूँ, जो भी मैं मेरी ओर से इजी करने का प्रयास करता हूँ, उसका आधार है ये पोइट्री फाउंडेशन। मैंने देखा कि एक आध जो अच्छा क्वेश्चन पोएम से एग्जामिनर ने पूछा है वो उसने यहाँ से उठाया पोइट्री फाउंडेशन से, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं क्लास के अंदर कर रहा हूँ उसका आधार पोइट्री फाउंडेशन होता है। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप निश्चिंत होकर आप जो है पढ़ाई करें, आपको एग्जाम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएगा, मेरा यकीन मानिए। मैंने
मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ किसी समय के अंदर, जो भी मार्केट के अंदर जो भी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं उनसे मैं पढ़ा हूँ। मैंने देखा है कि कौन किस तरह से पढ़ा रहा है, तो मुझे इस कारण मैं इतने विश्वास से कह पाता हूँ कि जिस क्वालिटी के साथ और जिस क्रम के साथ और जितने फैक्ट्स हम देख रहे हैं समय का ध्यान रखते हुए, उतने और कहीं जो है नहीं बताए जा रहे हैं। मुझे सब पता है, मैंने सबकी क्लासेस देखी हैं, ठीक है? 1819 के अंदर ये पोएम जो है लिखी गई है, 1820 के अंदर ये छपी है और कुछ लोग जो है मानते हैं कि 1819 के अंदर इनके बेटे का जो है देहांत हो गया था, उसके रिस्पॉन्स के अंदर इन्होंने जो है पोएम लिखी है और एक कारण और माना जाता है कि वो भी जो है कारण रहा होगा इनके इस पोएम के लिखने के पीछे। वो कौन-सा कारण है, वो देखिएगा। यस, दूसरा कारण जो पोएम के लिखने के पीछे माना जाता है, वो ये है, एट द टाइम ऑफ कंपोजिंग दिस पोएम, सैली विदाउट डाउट हैड द पीटरलू मैसेकर ऑफ अगस्त 1819 इन माइंड। इंग्लैंड के अंदर पीटरलू नाम की कोई जगह है, वहां पे मैसेकर मतलब जनसंहार हुआ था, काफी लोगों की जो हत्या कर दी गई थी। उस बात ने भी जो है पीबी शैली को मेंटली डिस्टर्ब किया। उसके रिस्पॉन्स के अंदर ये जो पोएम है इन्होंने लिखी। दो आधार माने जाते हैं पोएम के पीछे लिखने के। पहला है कि 1819 के अंदर इनके बेटे का देहांत हुआ और 1819 के अंदर ही पेटरलू मैसेकर हुआ, जनसंहार हुआ। हम ऐसा कर समझते हैं जैसे कि जलियांवाला बाग हमारे यहाँ हुआ था कि काफी लोगों की जो है बेरहम तरीके से जो है देहांत उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा ही मैसेकर पेटरलू नामक इंग्लैंड के अंदर किया गया। वो जो घटना थी वो पीबी शैली को जो है डिस्टर्ब करती है। उसके रिस्पॉन्स के अंदर ये पोएम लिखते हैं और ये दो आधार माने जाते हैं। ये मैंने पोइट्री फाउंडेशन के अंदर पढ़ा और 2-3 साइट्स और भी हैं, उनको भी जो मैं देख कर आता हूँ। तो मुझे लगता है इस तरह के फैक्ट्स आपको बताने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई अच्छा जो है एग्जामिनर है, तो वो अगर पेपर आपका बना रहा है, तो थोड़ा-सा गूगल पर एक आध क्वेश्चन जो हमें हर एग्जाम के अंदर नज़र आते हैं कि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो कहाँ से जो उठाता होगा? उसके हाथ में फ़ोन है, वो गूगल करता होगा, तो गूगल करेगा तो यही साइट्स तो उसके सामने आएँगी। तो इन साइट्स के ऊपर जो मुझे फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, वो हमारी क्लास से आएगा। ठीक है भई? अब यस, अब पोएम का स्ट्रक्चर देखिएगा, पोएम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। इंट्रोडक्शन के बाद पोएम का स्ट्रक्चर। यस, इसके अंदर आपको आप देख रहे होंगे टेक्स्ट आपके सामने है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और ये मेरा सुझाव भी रहता है आपको कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो एटलीस्ट टेक्स्ट को सामने रखा करें। 5 सेक्शंस, कैंटोस, 14 लाइन्स, कुल जो पोएम के अंदर है वो 70 जो है लाइन्स हैं। अगर आप अब टेक्स्ट देख रहे हैं तो आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह से 5 जो है स्टैन्ज़ा नज़र आएँगे। ठीक है? बड़े-बड़े स्टैन्ज़ा आपको नज़र आएँगे। पहली बात ये है कि आप उनको स्टेंजा नहीं बोलेंगे, वो स्टेंजा नहीं है, वो 5 सेक्शंस आप बोल दें या फिर 5 कैंटोज़ आप उनको बोल दें, ठीक है? आपको 5 कैंटोज़ 1, 2, 3, 4, 5 करके टेक्स्ट के अंदर नज़र आ रहे होंगे। प्रत्येक कैंटोज़ के अंदर कैंटोज़ कह दें या सेक्शन कह दें, हो सकता है मेरे मुँह से भी जो है स्टेंजा निकल जाए, लेकिन स्टेंजा नहीं बोलना है। 5 सेक्शंस 5 सेक्शंस हैं इस पोएम के अंदर, जिनको कैंटोज़ कहते हैं और प्रत्येक कैंटो के अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है 14 लाइन्स नज़र आएँगी। इस तरह से आपकी पोएम के अंदर कुल जो लाइन है वो 70 है। ठीक है? पहली बात जो आपको जाननी है वो ये है कि पोएम के अंदर कुल 70 लाइन्स हैं, 5 सेक्शंस, 5 कैंटोज़ इस पोएम के अंदर है, प्रत्येक कैंटो के अंदर 14 लाइन्स हैं। ईच सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 टरसेट्स। अब यहाँ पर देखिएगा टरसेट क्या होता है भई? स्टैन्ज़ा ऑफ 3 लाइन्स। आप अगर अब आपने अभी पाँचों सेक्शंस देख लिए, कैंटोस देख ली, अब मैं आपको ये कहूँगा कि जो पहला सेक्शन है उसको देखिएगा। आपको जो है 3-3 लाइन के आपको पैराग्राफ से नज़र आएँगे। प्रत्येक स्टैन्ज़ा के अंदर आपको 4-4 3-3 लाइन के जो है पैराग्राफ नज़र आएँगे और नीचे 2 लाइन का नज़र आएगा। जो 3 लाइन का जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है उसको आप स्टैन्ज़ा कह सकते हैं। वो जो है टरसेट है, ठीक है? इस तरह से आपकी पोएम के अंदर पाँचों सेक्शन के अंदर आपको जो है इस तरह से 1, 2, 3 ठीक है? एक टरसेट नज़र आएगा, 1, 2, 3 दूसरा टरसेट नज़र आएगा, थोड़ा कलर दूसरा कर देता हूँ, 1, 2, 3 तीसरा टरसेट जो है नज़र आएगा, 1, 2, 3 इस तरह से चौथा टरसेट नज़र आएगा और लास्ट के अंदर आपको एक कपलेट नज़र आएगा जिसके अंदर कुल 2 लाइन है, ठीक है? इस तरह से प्रत्येक सेक्शन के अंदर, प्रत्येक कैंटो के अंदर 14 लाइन्स हैं, जिसके अंदर 4 तो टरसेट हैं, 4 टरसेट हैं और एक नीचे कपलेट है। इस तरह से प्रत्येक स्टेंजा की प्रत्येक सेक्शन की जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है? तर्जरीमा ये क्या होता है तर्जरीमा? अभी मैं आपको बताता हूँ। वैसे इसका जो प्रोनंसिएशन है वो टर्सरीमा होता है, लेकिन वो मुँह से निकलेगा नहीं, इसलिए मैं इसको तर्जरीमा
कह रहा हूँ। आपकी पोएम का प्रत्येक सेक्शन के अंदर ये राइम स्कीम है, ए, बी सी डी सी, डी ई डी, और जो लास्ट के अंदर आपको कप्लीट नज़र आ रहा है, उसकी प्रत्येक की जो राइम स्कीम आपको सेम नज़र आएगी, ई ई। अब बताइए ये तर्जा रिमा क्या होता है? आपने पहले पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, थोड़ा-सा विचार कर सकते हैं। बैठे-बैठे हो सकता है आप वर्चुअल हम हैं, आप मेरे सामने वैसे वास्तविकता के अंदर नहीं बैठे हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि 15 शब्दों के अंदर मैं अगर आपसे कहूँ कि तर्जा रिमा क्या होता है, तो आप क्या बताएँगे? क्या ये राइम स्कीम होती है? पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे है ये है, आप हाँ या ना के अंदर जवाब देंगे। क्या ये राइम स्कीम होती है? नहीं, ये राइम स्कीम नहीं होती है, ठीक है? ये भी एक स्टेंजा का प्रकार ही होता है, जिसकी 2 कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? एक तो ये, तर्जा रिमा एक स्टेंजिक फॉर्म है, देखिए एन इटालियन स्टेंजिक फॉर्म, ये राइम स्कीम नहीं है। जिस तरह से टर्सेट होता है, कप्लीट होता है, सस्टेट होता है, ऑक्टेव होता है, वैसे ही तर्जा रिमा भी जो है एक इटालियन स्टेंजिक फॉर्म होता है। ये भी एक स्टेंजा का प्रकार है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं तर्जा रिमा की, वो ये हैं। कौन सी 2 कंडीशन होती हैं? पहली तो कि इसके अंदर आइम्बिक पेंटामीटर जो है वो मस्ट है, वो होना ही चाहिए। आपकी इस पोएम के अंदर जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर ही है। इस कारण ये जो पोएम है वो तर्जा रिमा है। तर्जा रिमा वाला स्टेंजिक फॉर्म इस स्टेंजिक फॉर्म जो है इस पोएम के अंदर नजर आएगा। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग राइम स्कीम होगी। ठीक है, ये जो हम 2 कंडीशन हमने देखी है वो तर्जा रिमा की हैं, जो कि एक इटालियन स्टेंजिक फॉर्म है। और आपकी जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो तर्जा रिमा वाला है। ठीक है, किस तरह से? अब ये तो आप देख रहे हैं कंडीशन के अंदर आइम्बिक पेंटामीटर, आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। यस, यहाँ पे आपको राइम स्कीम नजर आ रही है, ए बी सी डी सी, डी ई डी, ई ई। अब देखिए यहाँ पर जो है, थोड़ा सा मैं वापस करता हूँ क्योंकि जगह नजर नहीं आ रही है। कहाँ पे करूँ? यस, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा। इंटरलॉकिंग जो राइम स्कीम है, इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि तर्जा रिमा की जो ये कंडीशन है, जो आपकी पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो तर्जा रिमा वाला है, वो किस तरह से वो देखिएगा कि आपका प्रत्येक सेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि आपको इस तरह से टर्सेट नजर आ रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, वैसे कुछ विशेष नहीं, आपको बस जो है मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, इसके अंदर आप प्रत्येक सेक्शन के अंदर, प्रत्येक कैंटो के अंदर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से राइमिंग स्कीम नजर आएगी कि ए बी ए। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। अब जो दूसरी लाइन की जो राइम है वो वो आपके अगले ट्रसेट की जो राइम स्कीम बनेगी। क्या, आप कैसे बनेगी? यहां से बी उठाया जाएगा, बी सी बी। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग राइम्स की आप इस पोएम के अंदर आपको नजर आएगी कि आप सामने आपके अगर टेक्स्ट है तो आप कीजिएगा कि प्रत्येक सेक्शन के अंदर जो आपको अलग अलग टर्सेट नजर आ रहे हैं, 4 टर्सेट नजर आ रहे हैं, उसके अंदर इस तरह की राइम स्कीम आपको नजर आएगी। और यही जो कंडीशन तर्जा रिमा की होती है, इसी कारण ये जो आपकी पोएम है वो तर्जा रिमा स्टेंजिक फॉर्म के अंदर है। बी सी बी। अब जो सेकंड, जो यहाँ पर सेकंड जो टर्सेट के अंदर जो सेकंड जो लाइन की जो राइम है, वो अगले टर्सेट की जो राइम स्कीम बनेगी। सी से शुरुआत होगी, सी डी सी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, सी डी सी दिख रहा है? आप खुद भी जो है कीजिएगा, ये जो राइम स्कीम आपको नजर आएगी। अब अगले 10 सेट के अंदर ये जो ऊपर वाला जो राइम स्कीम है, बीच वाली जो लाइन की, वहां से शुरुआत होगी, डी ई डी। ठीक है, और जो अंतिम जो कप्लीट है उसकी फिर यहां से सेकंड से उठाकर ई ई। इस तरह से इसको कहते हैं अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। समझ गए भाई? आप एक बार देख सकते हैं, आप खुद जो है करके देखेंगे कि किस तरह से राइम स्कीम इस प्रत्येक स्टेंजा के अंदर निकल कर आ रही है, तो फिर आप तर्जा रिमा को भी समझ जाएंगे। तर्जा रिमा एक इटालियन स्टेंजिक फॉर्म होता है, जिसके अंदर 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक आइम्बिक पेंटामीटर होना चाहिए पोएम के अंदर, और जो राइम स्कीम है वो अल्टरनेटिव इंटरलॉकिंग वाली होनी चाहिए, जो कि आपकी ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर है भी। ठीक है भाई, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ टर्सेट
विद इंटरवोवन, वही इंटरलॉकिंग राइम्स। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको राइम स्कीम नजर आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ए बी ए, ये आपको नजर आ रहा है। जो पहले टरसेट की जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी ए, फिर अगले टरसेट की जो राइम स्कीम होगी वो ये होगी कि यहाँ से बी से शुरुआत होगी। ये देखिए, इससे पहले वाले टरसेट की जो दूसरी लाइन की जो राइम है वो उठाई जाएगी यहाँ पर बी सी बी, फिर अगले की यहाँ से सी डी सी, फिर यहाँ से डी ई डी, और फिर इसी तरीके से चलता जाएगा। कोई ऐसे बाध्यता नहीं होती है कि भाई आपकी पोएम के अंदर आपको 4 टरसेट नजर आ रहे हैं तो टर्जा रिमा के अंदर 4 ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आगे भी हो सकता है, ठीक है। बस आपकी पोएम के अंदर जो है 4 टरसेट है प्रत्येक स्टेंजा के अंदर, और एक जो है कपलेट है। ठीक है भाई, टर्जा रिमा आप समझ चुके हैं। ए कंक्लूडिंग कपलेट राइम्स विद द पेनल्टीमेट लाइन ऑफ द लास्ट टरसेट। टरसेट, और जो पेनल्टीमेट मतलब क्या होता है, अंत से पहले। जो आपके कपलेट की जो राइम स्कीम है वो इस तरह से होगी कि जो अंतिम जो फोर्थ टरसेट है उसकी जो राइम स्कीम आप देख रहे हैं वो होगी डी ई डी। पेनल्टीमेट मतलब होता है इससे अंत से पहले वाला। तो आपका जो कपलेट है उसकी राइम स्कीम क्या है, ई ई। पेनल्टीमेट मतलब ये वाली यहां से शुरुआत होगी और फिर राइम स्कीम कपलेट की मिलाई गई है इस तरह से ई ई। ठीक है भाई, इस तरह से टर्जा रिमा स्टेंजिक फॉर्म और टू द वेस्ट विंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ से भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। और देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ, आपको लग रहा होगा कि हम पोएम ही पढ़ रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से नहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, लेकिन अच्छा पेपर बना तो पूछे जाएंगे। और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स इनको किस तरह से जो पढ़ रहे हैं, फिर टीचर्स भी किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतना जो है नहीं एक्सप्लेन क्लास के अंदर नहीं किया जाता है, और किया जाता है तो फिर स्टूडेंट्स का उन पर ध्यान नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा पेपर बना तो पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। यस, टर्जा रिमा के बाद जो मीटर है आपकी पोएम के अंदर वो है आयम्बिक पेंटामीटर। ये भी जो है टर्जा रिमा की एक आवश्यक शर्त है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो मैंने टर्जा रिमा के आगे क्या लिखा है। देखिए, पढ़कर सब जाते हैं। जो चीजें ऐसा होता है कि 10 स्टूडेंट अगर पढ़ के जा रहे हैं, समान कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं, तो उसके अंदर पढ़कर जाने के बाद भी 5 जो स्टूडेंट्स है वो गलत करके आते हैं। कारण ये होता है कि वो समझते नहीं है। उनको जो लिख कर दे दिया जाता है केवल वही याद रखते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर। अब वो थोड़ा सा जो आयम्बिक पेंटामीटर की जगह उसने अगर ये लिख दिया डेकासिलेबिक लाइंस, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आपसे पॉइंट्स में ये पूछ लिया क्या क्या ओ टू द वेस्ट विंड के अंदर डेकासिलेबिक है, अब वो पढ़ा हुआ ही नहीं है, आयम्बिक पेंटामीटर को ये बोलते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप वर्ड्स को देखिएगा, क्या होता है डेकासिलेबिक, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने डिटेल के अंदर पिछली पोएम्स के अंदर पढ़ा है, आयम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 आयम और 10 लेबल। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर यही होता है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ डेकासिलेबिक। आयम्बिक पेंटामीटर की जगह अगर वो ये लिख कर दे दे, तो फिर अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ कर गए हैं चीज़ों को, अगर एग्जाम के अंदर भी जो है आप एक्टिव नहीं है, चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अनअटेम्प्ट क्वेश्चन को छोड़ दें या फिर गलत कर दें। आयम्बिक पेंटामीटर को डेकासिलेबिक लाइंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ गए होंगे आप, है ना, कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर 5 आयम होते हैं और एक आयम 10 लेवल से बनता है, और 10 यानी डेका यानी 10 उस लेवल्स, डेकासिलेबिक लाइंस। इस तरह से पोएम का स्ट्रक्चर हमने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। यस, पोएम के स्ट्रक्चर के बाद में इस पोएम का जो जॉनर है वो किस तरह का है, ये भी महत्वपूर्ण है भाई, ठीक से देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड ब्लूम, एक क्रिटिक है ये। उन्होंने जो है ओड टू द वेस्ट विंड के लिए क्या कहा है वो देखिएगा। ओड टू द वेस्ट विंड रिफ्लेक्ट्स टू टाइप्स ऑफ ओड ट्रेडिशन, द पिंडारिक ओड एंड द ओरिशियन ओड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको ठीक से समझा रहा हूँ। इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जब ओड पढ़ते हैं, आपके सिलेबस के अंदर शायद ओड है, वहां पर हम देखेंगे डिटेल के अंदर। जिस तरह से मैं अगर जॉन किट्स को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर मैंने आपको बताया था, वहां पर जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, जॉनर देख रहे थे ओड ओनिग्रीशियन अर्न के अंदर, कि वहां पर एक विशेष बात आपको मैंने बताई थी कि जो प्रत्येक स्टेंजा के अंदर ओड ओनिग्रीशियन अर्न के अंदर आपको 10 लाइन नजर आ रही थी, उसके अंदर एक विशेष काम जॉन किट्स ने किया था। क्या किया था, राइम स्कीम को लेकर क्या किया था कि जो सोनेट, सोनेट के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो जॉन किट्स ने अपनी पोएम के अंदर कुछ ऐसा किया था कि प्रत्येक स्टेंजा के अंदर जो 10 लाइंस थी उसकी राइम स्कीम के अंदर कुछ ऐसा किया कि दोनों को मिक्सअप उन्होंने किया था। किस किस को, पेट्रार्कन सोनेट को की राइम स्कीम को, और शेक्सपियरियन राइम स्कीम की को, दोनों को मिक्सअप इन्होंने अपनी पोएम के अंदर किया। कौन सी पोएम के अंदर, ओड ओन ए ग्रेशियन अर्न के अंदर किसने किया, जॉन किट्स ने किया। वहां पर आपने देखा
कि ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न के अंदर शुरुआत की जो 4 लाइन की जो राइम स्कीम है वो जॉन किट्स ने उठाई कहाँ से, शेक्सपियरियन सोनेट से। और अंतिम का जो टर्सेट था, जो 6 लाइन है ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न के अंदर, वो कहाँ से उठाई उन्होंने, यहाँ से पेट्रार्कन सोनेट से। और उसी तरह का कुछ काम इन्होंने ओड के अंदर पीबी शैली ने किया है। पीबी ओड के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं ओड के, कौन से कौन से, पिंडारिक ओड, एक तो है पिंडारिक ओड और दूसरा होरेशियन ओड। मुख्यतः 2 प्रकार आप 2 टाइप्स आप ओड के पढ़ते हैं, ठीक है। ये ओड के टाइप्स हैं। पिंडारिक मतलब पिंडार, ये ग्रीस के जो है पोइट हुए हैं उनके नाम पर है। और ये होरास नाम का एक पोइट हुआ है जो कि रोमान से है, ठीक है। जैसे वहां पे आपने देखा पेट्रार्कन सोनेट, यानी कि पेट्रार्क नाम का एक जो है पोइट रहा इटली के अंदर। इधर आप शेक्सपियर जो है ही आप पढ़ते हैं, उनके नाम पर सोनेट का जो नाम दे दिया गया। सोनेट की उत्पत्ति इटली से हुई थी, पेट्रार्क इटली से था, इटली से उत्पत्ति मानी जाती है सोनेट की। और ओड की जो उत्पत्ति है वो ग्रीस से मानी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे जहां हम ओड पढ़ेंगे वहां डिटेल के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। इसके अंदर ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न के अंदर, सॉरी, ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर क्या किया है, इस ओड के अंदर जो विशेष बात है उसको सुनिएगा। ओड के 2 प्रकार होते हैं, पिंडारिक ओड और एक होरेशियन ओड, ठीक है। और अब आपके पीबी शैली ने किया क्या, पिंडारिक ओड के अंदर वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है, कि यहाँ पर जो है जो कंटेंट होता है पिंडारिक ओड का वो पब्लिक होता है। एक जन समूह के ऊपर ये पोएम जो है ओड जो है लिखी जाती है। और इसकी जो स्प्रिट होती है वो हाई टोन वाली होती है, वीर रस प्रधान लिए हुए आपकी ओड होती है। और इसके अपोजिट के अंदर जो होरेशियन ओड होती है वो पर्सनल होती है, निजी विचार इस ओड के अंदर पोइट लिखता हुआ नजर आता है। और इसकी जो टोन है वो आपको शांत मिलेगी, काम मिलेगी, और इसके अंदर आपको थोड़ी सीरियसनेस दिखाई देगी, ठीक है। अब आपके जैसे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ कि पिंडारी कोड के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि किसी नेता ने कोई विशेष काम कर दिया या कोई खेल आयोजित हुए, उसके अंदर किसी खिलाड़ी ने जो है कुछ अच्छा काम किया हो, यानी कुल मिलाकर एक बड़े जन समूह को एड्रेस करते हुए ये पोएम जो है लिखी जाती है, ये ओड लिखी जाती है, ठीक है। और इस होरेशियन ओड के अंदर इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे निजी विचार, पर्सनल जो स्टेटमेंट आपको होरेशियन ओड के अंदर देखने को मिलते हैं। पिंडारिक ओड की जो टोन होती है वो हाई टोन होती है, वीर रस आपको जो है पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर होरेशियन ओड के अंदर थोड़ी सी कामनेस, सीरियसनेस आपको दिखाई देती है। ये पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, ओड के 2 टाइप होते हैं। अब आपका जो पीबी शैली है उसने कुछ ऐसा किया कि इन दोनों को उसने मिक्सअप कर दिया, जैसा कि जॉन किट्स ने किया कि पेटार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट को राइम स्कीम, दोनों राइम स्कीम जो दोनों से लेकर दोनों को मिक्सअप किया। उसी तरीके से आपकी ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसके अंदर आपको पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, दोनों का जो है, दोनों जो ट्रेडिशन है ओड के, उनका मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। पोएम के जो 3 स्टेंजा है, शुरुआत के जो 3 स्टेंजा है, वहां आप देखेंगे कि वहां पर आपको जो पिंडारिक ओड का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो लास्ट के 2 स्टेंजा हैं उनको आप होरेशियन ओड वाले कह सकते हो, ठीक है भाई। ये एक विशेष बात थी, ये आपको ध्यान रखनी है। वही जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अच्छा पेपर बना तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आपने पोएम्स के अंदर जो 3 पोएम है, माई लास्ट रसेस, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, इसके अंदर देखेंगे कि पोएम्स के अंदर तो छोटी छोटी पोएम है, वहां हिंदी ट्रांसलेशन करना तो आसान ही है ना। शुरू में जो आप ये सब पढ़ते हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर अच्छा पेपर बना, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, तो यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आएगी। क्योंकि इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, वो रट जाते हैं टर्जा रीमा पेंटा आइम्बिक पेंटामीटर, और थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर होती है, दिक्कत हो जाती है। इस कारण ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम नाम का एक क्रिटिक हुआ, उसने कहा कि भाई जो आपकी ओड टू द वेस्ट विंड है वो दोनों ओड का जो है प्रभाव दिखाती है। द पिंडारिक ओड वर एक्सल्टेड इन टोन, हाईएस्ट टोन आपको जो है इस पॉइंट के अंदर देखने को मिलेगी, जो हम पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर लिखने को देखने को मिल रहा है। एंड सेलिब्रेटेड ह्यूमन accomplishments, whereas the Horatian ode were personal than public, वही जो अभी हमने पढ़ा। Shelley combines the 2 elements in this poem, दोनों ट्रेडिशन जो ओड के हैं उनको कंबाइन किया है आपके शैली ने, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यस, लिखा हुआ है इन द इंग्लिश ट्रेडिशन,
कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन द इंग्लिश ट्रेडिशन द ओड वाज मोर ऑफ ए व्हीकल फॉर एक्सप्रेसिंग द sublime lofty thoughts of intellectual and spiritual concern. This poem is also reflected in Sally Ode. देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मिटा दूं मैं, अगर आप लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, फिर मैं यहाँ पर आप ऐसे पोज भी कर लेंगे, आप सामने थोड़ी ना बैठे। मिटा रहा हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसा कि शुरुआत के अंदर हमने देखा कि ये जो आपकी ओड टू द वेस्ट विंड है, इसके अंदर ओड के जो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पिंडारिक ओड और होरेसियन ओड, दोनों का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश ट्रेडिशन के अंदर जो ओड लिखी जाती है, उसके अंदर ओड जो माध्यम है, विकल है, किस चीज का माध्यम है? लॉफ्टी थॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंसर्न। इंग्लिश ट्रेडिशन के अंदर जो ओड प्राय लिखी जाती है, जो कि माध्यम है, किस चीज का माध्यम है? जो बौद्धिक और आध्यात्मिक विचार जो ओड के जरिए इंग्लिश ट्रेडिशन के अंदर लिखे जाते हैं, ये भी जो है आपको इस पोएम के अंदर देखने को मिलता है। दिस पर्पज इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन सेलीज ओड। ठीक है भाई, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर पिंडारी ओड, होरेशियन ओड, इंग्लिश ट्रेडिशन वाली ओड का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है, तो आप जो आंसर है वो हाँ में देंगे। ठीक है, तीनों मिक्सअप आपको इस ओड के अंदर देखने को मिलते हैं। कहा भी जाता है, एक फेमस स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं, आप लिख भी सकते हैं उसको, कि वर्ड्सवर्थ वो भी जो है वेस्ट विंड की बात कर रहे हैं तो नेचर की ही पीवी शैली बात कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ, आपने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा कि वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड नेचर, नेचर की पूजा करते हैं, वाइल सैली इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट। ठीक है, जहां जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर की जो पूजा करते हैं, वहीं पर शैली जो है इंटेलेक्चुअलिटी के साथ नेचर की बात कहते हुए नजर आते हैं। ये एक फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा जो है ध्यान रख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ स्पेशलाइज्ड नेचर वाइल शैली इंटेलेक्चुअलाइज्ड इट। ठीक है भाई, अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा, पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, पोएम का स्ट्रक्चर पढ़ा, और यहाँ पे हमने जॉनर पढ़ने समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ रहा है, देखिएगा। यस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब हम पोएम के टेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्स्ट को पढ़ने से पहले एक बार ये भी समझिए कि क्या यहाँ पर है। द पोएम बिगिंस विद 3 सेक्शन, जो शुरुआत के 3 सेक्शन है, डिस्क्राइबिंग द वेस्ट विंड इफेक्ट अपॉन अर्थ, एयर एंड ओशन। शुरुआत के जो कुल आपके 5 सेक्शन, 5 कैंटो हैं आपके इस पोएम के अंदर, उसमें से 3 सेक्शन जो शुरुआत के हैं, उसके अंदर पहले सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो वेस्ट विंड का प्रभाव अर्थ पर किस तरह से, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है एयर, यानी कि जो स्काई, आसमान के अंदर किस तरह का प्रभाव है, वो आप पढ़ेंगे। तीसरे सेक्शन के अंदर ओशन के ऊपर वेस्ट विंड का किस तरह का प्रभाव है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इन द लास्ट 2 सेक्शन, और अंतिम के जो 2 सेक्शन है, 2 कैंटो है, वहां पर द पोइट स्पीक्स डायरेक्टली टू द वेस्ट विंड। जो आपका पोइट है पीबी शैली, वो डायरेक्टली वेस्ट विंड को से बात करेगा, आस्किंग फॉर इट्स पावर, उससे पावर की डिमांड करेगा वेस्ट विंड से, टू लिफ्ट हिम अप एंड मेक हिम इट्स कंपेनियन इन इट्स वंडरिंग्स। उससे जो है इस तरह से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे भी तुम जो है उठा लो, अपना साथी बनाओ, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह से इसी तरीके से घूम पाऊं, इसी तरीके से जो है खुले के अंदर विचरण कर पाऊं। ठीक है, शुरुआत 5 सेक्शन है, 5 कैंटो आप इसकी पोएम के अंदर। शुरुआत के जो 3 सेक्शन है उसके अंदर, प्रत्येक के अंदर, पहले सेक्शन के अंदर, पहले कैंटो के अंदर आपका पीबी शैली जो है वो अर्थ से बात करता हुआ दिखेगा, मतलब वेस्ट विंड का जो प्रभाव है वो अर्थ पर किस तरह से है वो दिखाएगा। एयर, स्काई, स्काई के अंदर, एयर के अंदर किस तरह का वेस्ट विंड का प्रभाव है, ये दूसरे सेक्शन के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तीसरे सेक्शन के अंदर आपका वेस्ट विंड का किस तरह का प्रभाव ओशन पर है, वो पढ़ने को मिलेगा। और जो लास्ट के 2 सेक्शन है, वहां पर पीबी शैली डायरेक्टली वेस्ट विंड से खुद बात करेगा। ठीक है, द पोएम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। जो पोएम का जो अंत होता है वो एक सकारात्मकता वाले नोट के साथ होता है, वो जो कि फेमस लाइन भी है, विच इज दैट इफ विंटर डेज आर हियर देन स्प्रिंग इज नॉट फार। ठीक है,
कि अगर सर्दी के दिन अब हैं, फिलहाल का जो मौसम है, तो वसंत ऋतु भी आने वाली है। कुल मिलाकर जो सेंस निकल रहा है कि बुरे दिन अगर हैं, बुरा समय अगर चल रहा है, तो अच्छा समय भी अब आने वाला है। ठीक है? इस तरह की लाइन्स के साथ एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ आपकी पोएम खत्म होती है। पोएम पढ़ने से पहले ये आपका पोएम पोएम का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, पहला स्टैन्ज़ा। ये तो छोटा लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा। वहाँ पर आगे जो है इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका सेक्शन फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रत्येक आपको 1 इस तरह से, 2 इस तरह से आपको जो है 4 टरसेट आपको नज़र आएँगे और लास्ट के अंदर एक कपलेट है। यस, पोएम के टेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार आप वर्ल्ड जो मैप दिया हुआ है, यूरोप का जो मैप आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका, यहाँ पर एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका है और ये जो है यूरोप। इसको थोड़ा-सा देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप ठीक से पोएम को समझ पाएँ कि अभी हमने देखा शुरुआत के अंदर कि जो पोएम है वो इटली के फ्लोरेंस नामक शहर के अंदर लिखी गई है। फ्लोरेंस के आस-पास जंगल है, वहाँ पर रहकर पीबी शैली ने जो है पोएम लिखी है। तो यहाँ पर आपको मैप के अंदर इटली नज़र आ रही होगी। ये इटली है, ठीक है? इटली के नीचे आप ये देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है? ये सागर है, मेडिटेरियन सागर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशन है, ठीक है? और वेस्ट विंड यानी कि पश्चिम की ओर से जो है हवा आ रही है। इनको एडजस्ट करते हुए आपकी पोएम के आपकी जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड ये लिखी है। इधर से हवा आ रही है, उसको एड्रेस पीबी शैली ने इस पोएम के अंदर किया है, ठीक है? अब थोड़ा-सा पोएम के टेक्स्ट पढ़ने से पहले आपको थोड़ा-सा सीज़न्स के बारे में भी पता हो, क्योंकि उनको आप देखेंगे तभी जो है पोएम ठीक से समझ में आएगी। आप स्प्रिंग के बारे जो सीज़न्स के बारे में जानते हैं कि जो मुख्यतः 4 ऋतुएँ मानी जाती हैं, जिनकी शुरुआत स्प्रिंग से होती है। स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ठीक है? मुख्यतः 4 सीज़न्स हैं। इसके अंदर आप ये इंग्लैंड के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो वेस्ट विंड है, ये वेस्ट विंड 2 सीज़न्स के अंदर चलती है। कौन से 2 सीज़न्स के अंदर? स्प्रिंग के अंदर और विंटर के अंदर जो है ये आपकी वेस्ट विंड चलती है, ठीक है? अभी पिछले स्लाइड के अंदर हमने देखा कि जो वेस्ट विंड यहाँ पर चलती हैं, हमारे यहाँ भी जैसे लू चलती हैं, पूर्वाइयाँ चलती हैं, पश्चिमी विक्षोभ हवाएँ चलती रहती हैं, उसी तरीके से यूरोप के अंदर इटली जो शहर है, वहाँ इधर अटलांटिक ओशन की तरफ से मेडिटेरियन सी और की ओर से जो हवा आती है, उसको जो है वेस्ट विंड कहा जा रहा है, जो कि 2 सीज़न के अंदर चलती हैं, एक तो स्प्रिंग के अंदर और एक ऑटम के अंदर। ऐसा माना जाता है कि जब ये हवा चलती हैं तब अगर ये समर के अंदर जो हवा अगर चलने जो है स्टार्ट हो गई है, तो ये माना जाता है कि समर का जो है एंड हो गया है, ऑटम का जो सीज़न है वो आ गया है। और इधर जब वो वेस्ट विंड चलती हैं, ठीक है? तो ये माना जाता है कि विंटर जो सीज़न है वो खत्म हो गया है और स्प्रिंग की जो शुरुआत है वो हो गई है। कुल मिलाकर जो वेस्ट विंड जो है वो संकेत है ऑटम के सीज़न का कि भई ऑटम का सीज़न आ गया है या फिर स्प्रिंग का सीज़न आ गया है। इन 2 सीज़न के अंदर ये यूरोप साइड जो है वेस्ट विंड चलती है, ठीक है? स्प्रिंग आप बताइए, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपको पता हो क्योंकि इसके अंदर पोएम के अंदर इस तरह की बातें आएँगी। तो ये सीज़न्स और ये वेस्ट विंड क्या है, ये थोड़ा-सा मैंने आपको बताया। यस, ये पोएम का जो टेक्स्ट है, मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। जो टेक्स्ट है, वो अगली क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है भई, अब आगे कोई विशेष कुछ है नहीं इसके अंदर, सीधा-सीधा ट्रांसलेशन है। जो ज़रूरी बातें हैं पोएम से पहले जानने जित आवश्यक है, वो मैंने आपको बताई। अगली क्लास के अंदर टेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।